हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मैं एटम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन को हम क्या कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो मतलब O2 का क्या मतलब है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम दो O के एटम को, ऑक्सीजन के जो एटम है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तब जाके हमारा एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, O2 का एक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर का क्या होता है, वो होता है H2O। मतलब कि हम हाइड्रोजन के दो एटम का हम यूज़ कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन का हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तब जाके हमारा क्या बन रहा है, H2O हमारा बनता है, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर ऑक्सीजन के दोनों सेम एटम का यूज़ हुआ है, लेकिन अगर मैं वाटर की H2O की बात करती हूँ तो दो हाइड्रोजन के इसमें यूज़ हुआ है और एक ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है। तो अब बताओ कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है, आपको मुझे बताना होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं बता देती हूँ कि जब आपका सेम एटम यूज़ हो रहा हो, ऑक्सीजन के दोनों सेम एटम्स यूज़ हो रहे होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन में यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है एलिमेंट, राइट। अब इसमें आपका डिफरेंट एटम्स यूज़ हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, ये आपका कंपाउंड हो जाता है, राइट। अगर मैं कंपाउंड का एक और एग्जांपल दूं तो आप CO2 ले सकते हो। CO2 में एक कार्बन का हो रहा है और दो ऑक्सीजन के इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, तो तीन डिफरेंट एटम्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका एक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, एटम एंड कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। दो तरह के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोले गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ये किसने हमें बताया था, कौन से साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंटोनी लोवसर। ठीक है, आप इसको शायद हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत की हो, लेकिन उनका नाम है एंटोनी लोविसर। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। तो इन्होंने हमें क्या बताया था कि ये लॉ हमें क्या बोलता है, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया था कि इट स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो भी मास होता है, हर एक चीज़ का मास होता है, राइट। दुनिया में जितनी भी चीज़ें उन सब का मास होता है। हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, राइट। तो कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा वो ना ही क्रिएट होगा, ना ही इंक्रीज होगा, ना ही क्रिएट होगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होगा मास, ना ही वो आइदर क्रिएट होगा। जितना उसका मास है, अगर उसका केमिकल रिएक्शन होता है तब भी वो उतना ही रहेगा। सेकंड क्या बोलता है, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जो मास होता है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट क्या होता है कि CO2 कैसे बनता है, C+O2 होता है हमारा, तब जाके क्या बनता है हमारा CO2, राइट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, ये दोनों होते हैं हमारे रिएक्टेंट, कार्बन और O2। ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम, राइट। ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट के। ये जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है ये होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, इसके इक्वल होगा, राइट। ना ही ये दोनों आगे मास क्रिएट हो रहा है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, इक्वल रहेंगे दोनों के ही मासेस। ठीक है, दोनों के मास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इन्होंने हमें बताया था, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बताया और सबने मान लिया, नहीं, उन्होंने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या एक्सपेरिमेंट है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट का था, उन्होंने एक क्लोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है। उन्होंने एक क्लोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया, उन्होंने एक स्मॉल ट्यूब को डाल दिया, ठीक है, और उसके ऊपर बांध दिया एक थ्रेड
और उसे हल्का सा ऐसे बाहर कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, ठीक है, इस स्मॉल ट्यूब में। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं है, मैं आपको नहीं बता रही कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है, राइट, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी 2 मिक्सचर्स डाल देते हैं जो कि आपको बुक में एक्सपेरिमेंट में गिवन है, लेकिन उन दोनों मिक्सचर्स का हमें करना क्या है। हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके देखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करके देखेंगे। और सेकंड क्या होगा, जब दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो रही होंगी, ठीक है, दोनों ही केमिकल रिएक्शन मिक्स, नो मिक्सिंग, ठीक है, जब कोई मिक्सिंग नहीं हो रही होगी, राइट। ये दोनों चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट में करना है। मैं क्या क्या ले लेती हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर ले लेती हूँ, इस स्मॉल ट्यूब के अंदर क्या है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक रूट किलर होता है जो कि एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर्स में यूज़ होता है, राइट। और ये जो क्लोनिकल फ्लावर्स हैं, इसके अंदर मैं क्या ले लेती हूँ, इसके अंदर है आपका एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अंदर है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वो सोडियम होता है लाइक वॉशिंग सोडा, और सोडा के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है जो ग्लास बनाने में भी आपका यूज़ होता है, राइट, ठीक है। तो ये दोनों का डाल दिया। अब मैंने क्या किया है कि इस स्मॉल ट्यूब, अब हम ये दोनों चीज़ करके देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इस स्मॉल ट्यूब को अगर मैं ऐसे ही सीधा खड़ा है तो मतलब कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, कोई भी मिक्स नहीं हो रहा है। फिर हमने इसका मास चेक किया दोनों का, जब मिक्स नहीं हो रहा है तब हमने मास चेक किया, तो उनका कुछ भी सपोज कर लो कि एक्स मास आ रहा है, राइट, एक्स मास आ रहा है दोनों का, राइट। अब मिक्स कैसे किया हमने कि इसकी स्मॉल सी जो ये ट्यूब है, इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया और वो क्या हो गया, वो सोडियम कार्बोनेट के अंदर गिर गया। क्या हो गया, दोनों की मिक्सिंग हो गई, दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, राइट। दोनों की मिक्सिंग हुई तब भी हमारा कितना मास आ रहा है, एक्स मास ही आ रहा है हमारा। मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि वो मिक्स हो या ना हो, दोनों के जो मास होंगे वो इक्वल ही आएंगे, राइट। इतना क्लियर है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि उनका जो मास होगा वो दोनों का इक्वल होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और वो क्रिएट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये हमें, आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप एक और नाम से बोल सकते हो, दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शनल, ठीक है, डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। इसको किसने कौन से साइंटिस्ट ने बताया था इस लॉ को, इस साइंटिस्ट को बताया था जोसेफ प्रॉप्स्ट ने इनको बताया था, इस वाले को, इस केमिकल कॉम्बिनेशन को बताया था, ठीक है। इतना क्लियर है। उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स हमें बताए थे वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिया। उन्होंने क्या क्या बोला था, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। कोई भी केमिकल हो रहा है, केमिकल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, लाइक मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एज अ वाटर, जो कि आपके NCERT में ये एग्जाम्पल गिवन है। वाटर किन दो चीज़ों से, कौन से दोनों एटम से बना होता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, राइट। तो दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कंबाइंड होंगे टुगेदर इन द सेम रेशियो में। जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब आप कहीं का भी पानी लो, आप अपने घर के टैप का पानी लो, आप रिवर, लेक, उन सब का पानी लो, तब भी कितना भी पानी लोगे तो उनका जो रेशियो होगा वो एक ही रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा, राइट। One molecule of a compound, that is water, always contains same ratio of the hydrogen and oxygen. कोई भी एक मॉलिक्यूल का जो भी कंपाउंड, जो भी हम ले रहे हैं लाइक वाटर, और तो उनका जो रेशियो है, वाटर एज अ वाटर एग्जांपल हमें गिवन है ना बुक में, तो हम वही लेते हैं, ठीक है। वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, लाइक उनका जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होगा। बुक में जो हमें रेशियो गिवन है H2O का, वो हमें गिवन है 2:16। अब आप इसको काटोगे तो 2 1 और 2 8 जा, तो इसका H2O का जो रेशियो आ जाता है वो आता है 1:8, ठीक है। ये आपका क्या आ जाता है, ये एक रेशियो आ जाता है वाटर का, राइट। कहीं का भी आप पानी लोगे, आप अपने टैप का, रिवर का, लेक का, कहीं का भी पानी लो, लेकिन रेशियो जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। ये चीज़ इस लॉ में बताया था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स उसका रेशियो जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। तो आपको दोनों ही लॉ से क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं वो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, राइट।
आपको फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या चीज़ क्लियर हुई है कि मास जो है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, राइट। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट बोलता है कि कोई भी कंपाउंड होगा तो उनके उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम रेशियो में ही मिलेंगे, राइट। हमेशा किस में मिलेंगे? सेम रेशियो में हमें मिलेंगे। तो ये बात हो गई है हमारे दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।